नमस्ते। आज हम एक ऐसे अनुभव पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा। शहर में जैसे ही आप घुसते हैं, वो गर्मी का एहसास, जैसे किसी अदृश्य तवे पर आ गए हों। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ना कुछ पर्यावरण विश्लेषण नोट्स हैं जो इसी बात को समझने में मदद करते हैं कि हमारे शहर अपने आसपास के गांवों की तुलना में इतने ज्यादा गर्म क्यों महसूस होते हैं। जी, और ये एक बढ़ती हुई समस्या है। हाँ, तो आज हमारा मकसद है इस स्थिति को गहराई से समझना, इसके कारण क्या है, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहरों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, जैसा कि इन नोट्स में जिक्र है, और क्या हम कुछ कर सकते हैं इसे कम करने के लिए? बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहरीकरण के साथ ये स्थिति और गंभीर होती जा रही है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। इन नोट्स में एक शब्द बार-बार आ रहा है, हीट आइलैंड इफेक्ट, ऊष्मा द्वीप। सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, अजीब लगता है, लेकिन ये नाम ना स्थिति को काफ़ी अच्छे से बताता है। अच्छा, हाँ, कैसे? देखिए, हीट आइलैंड या ऊष्मा द्वीप उस स्थिति को कहते हैं जब किसी शहर या मतलब किसी मेट्रो शहर का औसत तापमान उसके आसपास के जो ग्रामीण या कम आबादी वाले इलाके हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। ओह! कितना ज़्यादा? आमतौर पर ये अंतर नोट्स के हिसाब से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। 2 से 5 डिग्री? जी, लेकिन जो ज़्यादा चिंता की बात है, वो ये कि दिल्ली जैसे घने शहरों में कुछ खास हिस्सों में, खासकर रात के वक्त या सुबह-सुबह, ये अंतर बढ़कर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। अरे बाप रे! 4 से 6 डिग्री। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर रोज की जिंदगी में तो बहुत फर्क पड़ता होगा इससे। हाँ, बहुत ज़्यादा। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब शहर और गांव के तापमान में इतना बड़ा अंतर आता कैसे है? क्या शहर में सूरज कुछ अलग तरह से चमकता है? नहीं, सूरज तो वही है। असल में फ़र्क इस बात से पड़ता है कि शहर उस गर्मी को कैसे सोखते हैं और कैसे पकड़ कर रखते हैं। अच्छा। देखिए, गाँव में क्या होता है, खेत होते हैं, मिट्टी होती है, पेड़-पौधे, पानी के तालाब वगैरह होते हैं। ये जो प्राकृतिक सतहें हैं, ये सूरज की गर्मी को या तो रिफ्लेक्ट कर देती हैं या फिर पानी के भाप बनने से यानी इवेपोरेशन से और पौधों के क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन से माहौल को ठंडा रखती हैं। हाँ हाँ, वो प्राकृतिक ठंडक। बिल्कुल। अब इसके उलट शहर क्या हैं? वो कंक्रीट के जंगल हैं, डामर की सड़कें, ऊंची-ऊंची इमारतें, बड़े-बड़े पार्किंग लॉट्स, ये सारी चीजें जैसा नोट्स में भी बताया गया है, दिन में सूरज की गर्मी को बहुत ज्यादा सोख लेती हैं। और फिर रात में? उसे छोड़ती नहीं। छोड़ती हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। जब गांव देहात के इलाके रात में तेजी से ठंडे होने लगते हैं, क्योंकि मिट्टी और पेड़ पौधे गर्मी जल्दी छोड़ देते हैं, तब शहर का ये कंक्रीट और डामर वो जमा की हुई गर्मी को धीरे धीरे रात भर बाहर छोड़ता रहता है। ओह, तो रात में भी शहर गर्म बना रहता है। हाँ, बिल्कुल। इससे शहर का तापमान रात में भी आसपास के इलाकों से ज्यादा बना रहता है। एक तरह की गर्म हवा की परत शहर के ऊपर बन जाती है। इसीलिए तो नोट्स कहते हैं कि एक गांव से शहर आओ तो हवा में वो भारीपन, वो गर्माहट साफ पता चलती है। समझ गए। तो ये कंक्रीट और डामर का जाल एक बड़ा कारण हुआ। ये दिन की गर्मी को रात के लिए जैसे स्टोर कर लेता है। इन नोट्स में और क्या वजह बताई गई हैं? शायद पेड़ों की कमी? वो सबसे पहले दिमाग में आता है। हाँ हाँ, पेड़ों की कमी तो है ही, बहुत बड़ा कारण है। शायद सबसे ऊपर रखना चाहिए इसे। नोट्स में जो मुख्य कारण दिए हैं, अगर उन्हें एक-एक करके देखें, तो हाँ, बताइए। पहला तो यही है, पेड़ों और हरियाली की भारी कमी। जैसा अभी हम कह रहे थे, पेड़ दो तरह से मदद करते हैं। एक तो वो अपनी छाया से सीधे धूप को जमीन या इमारतों तक पहुंचने से रोकते हैं, सही। और दूसरा वो जो वाष्पोत्सर्जन वाली प्रक्रिया है, उससे अपनी पत्तियों से पानी को भाप बनाकर हवा में छोड़ते हैं। हम्म। ये एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर है जो आसपास का तापमान कई डिग्री कम कर सकता है। अब शहरों में जब विकास के नाम पर पेड़ कटते हैं, पार्क छोटे होते जाते हैं, तो हम ये कुदरती ठंडक खो देते हैं। और दूसरा कारण फिर यही कंक्रीट हुआ जिसकी बात हमने की। जी, बिल्कुल। मानव निर्मित सतहों का जाल, मतलब इमारतें, सड़कें, फ्लाईओवर, फुटपाथ, ये ज्यादातर गहरे रंग के होते हैं और सूखे होते हैं, तो ये गर्मी ज्यादा सोखते हैं। और एक और बात, ये बारिश के पानी को भी जमीन में रिसने नहीं देते। हाँ, ये भी है। पानी जमीन में नहीं जाएगा तो वाष्पीकरण से जो ठंडक मिलती है वो भी कम हो जाती है। तो ये पूरा जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो टूट जाता है। और इसके बाद फिर गाड़ियों और फैक्ट्रियों का नंबर आता है। नोट्स इस पर भी काफी जोर देते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली फालतू गर्मी, जैसे वेस्ट हीट कहते हैं। सोचिए,
लाखों कारें, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल सड़कों पर चल रही हैं। उनके इंजन से, एग्जॉस्ट पाइप से लगातार गर्म हवा निकल रही है। सही बात है। इसी तरह फैक्ट्रियां हैं, पावर प्लांट हैं, यहाँ तक कि बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल के जो कूलिंग टावर होते हैं, वो भी सीधी गर्मी हवा में फेंकते हैं। ये सारी मानव जनित गर्मी शहर के तापमान को और ऊपर ले जाती है। और फिर वो एसी वाली बात, ये मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती है। हम अंदर ठंडा करने के लिए एसी चलाते हैं और बाहर गर्मी बढ़ जाती है। ये कैसे है? ये सच में एक विरोधाभास है और शहरी गर्मी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रही है। एयर कंडीशनर का बढ़ता इस्तेमाल। देखिए, एसी काम कैसे करता है? वो कमरे के अंदर की गर्मी को खींचता है हाँ। और उसे कंडेंसर यूनिट के जरिए बाहर फेंक देता है। अब आप सोचिए, एक घनी आबादी वाले शहरी इलाके में हजारों लाखों एसी एक साथ चल रहे हैं। वो सब मिलकर अपने आसपास की बाहरी हवा को और गर्म कर रहे हैं। ओहो, तो हम फौरी राहत के लिए अनजाने में ही सही बाहर की हालत और बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे नोट्स में भी पॉइंट आउट किया गया है। और एक आखिरी कारण जो इन नोट्स में बताया गया है, वो है पानी के स्रोतों का गायब होना। तालाब, झीलें वगैरह, वो कैसे मदद करते थे? प्राकृतिक जल निकायों का सिकुड़ना या खत्म होना। पुराने जमाने में शहरों में या उनके आसपास काफी तालाब, झीलें, पोखर, वेटलैंड्स हुआ करते थे। पानी की मौजूदगी अपने आप में तापमान को कंट्रोल करती है। पानी हवा के मुकाबले धीरे गर्म होता है और इवेपोरेशन से ठंडक भी देता है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे शहर फैले, हमने इन तालाबों को पाट दिया, उन पर कब्जा कर लिया या उन्हें गंदा कर दिया, तो तापमान को बैलेंस करने वाला एक और नेचुरल तरीका हमने खो दिया। ये सारे कारण मिलकर तो एक बहुत गंभीर तस्वीर बना रहे हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, जैसा कि नोट्स बता रहे हैं, भारत के बड़े शहर इसे सीधे तौर पर भुगत रहे हैं। दिल्ली और मुंबई का खास तौर पे जिक्र है। तो कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि शहर के कुछ बहुत घने बसे इलाके, जैसे मान लीजिए कनॉट प्लेस या पुरानी दिल्ली के आसपास का एरिया, वो बाहरी या ग्रामीण इलाकों की तुलना में रात के समय 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म हो सकते हैं। 4 से 6 डिग्री? ये तो सेहत और बिजली की खपत दोनों के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। और मुंबई का क्या? वहां तो समंदर है, उससे हवा ठंडी नहीं रहती। मुझे लगता था कि सी ब्रीज से कुछ राहत मिलती होगी। मुंबई की कहानी थोड़ी अलग है, पर उतनी ही गंभीर है। नोट्स के मुताबिक समंदर से जो ठंडी हवा आती है, जिसे सी ब्रीज कहते हैं, उसका असर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो जाता है। क्यों? वजह है ऊंची इमारतों का घना जाल। वो हवा के नेचुरल फ्लो को रोक देता है और साथ में वो कंक्रीट का फैलाव, लाखों एसी और गाड़ियों से निकलती गर्मी, वो समंदर की ठंडी हवा के असर को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब बेअसर कर देती है। अच्छा, तो समंदर किनारे होने के बाद भी मुंबई के कई हिस्से हीट आइलैंड से परेशान हैं। जी हाँ, बुरी तरह से। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इन 2 बड़े शहरों तक ही है या दूसरे शहर भी हैं इसकी चपेट में? नहीं, ये प्रॉब्लम काफी फैली हुई है। इन नोट्स में चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे दूसरे बड़े शहरों का भी नाम है, जो कमोबेश ऐसी ही मुश्किलों से जूझ रहे हैं। पैटर्न वही है, जहां भी बिना प्लानिंग के तेजी से शहर बसे हैं, जहां हरियाली कम हुई है और कंक्रीट बढ़ा है, वहां हीट आइलैंड इफेक्ट दिख रहा है। और एक बहुत जरूरी उदाहरण अहमदाबाद का है। नोट्स में उसका जिक्र एक चेतावनी की तरह किया गया है। 2010 में अहमदाबाद में एक बहुत भयानक हीट वेव आई थी। हाँ, मुझे याद है कुछ। उसमें हीट स्ट्रोक और उससे जुड़ी वजहों से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद अहमदाबाद भारत का पहला शहर बना जिसने बाकायदा एक हीट एक्शन प्लान बनाया और लागू किया। अच्छा। तो ये घटना बताती है कि शहरी गर्मी सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि जानलेवा खतरा भी बन सकती है। अहमदाबाद वाला उदाहरण तो वाकई आंखें खोलने वाला है। तो ये तो साफ है कि शहर गर्म हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या है? सिर्फ ये कि पसीना ज्यादा आता है या बिजली का बिल बढ़ता है, या इसके असर और भी गहरे हैं? यहाँ जानकारी थोड़ी और फिक्र बढ़ाने वाली हो जाती है। इसके परिणाम जो हैं वो कई लेवल पर हैं और काफी गंभीर हैं। ये सीधे सीधे हमारी लाइफ क्वालिटी और शहर के कामकाज को प्रभावित करते हैं, जैसा ये जानकारी बताती है। पहला और सबसे सीधा असर तो है बिजली की खपत में जबरदस्त बढ़ोतरी। हाँ, एसी जो चलते हैं। बिल्कुल। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, एयर कंडीशनिंग की मांग एकदम से आसमान छू लेती है। इससे शहरों के पावर ग्रिड पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, खासकर पीक गर्मियों में। अब इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अक्सर कोयले या गैस वाले पावर प्लांट को ज्यादा चलाना पड़ता है, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है। हाँ, उससे ग्रीन हाउस गैस भी ज्यादा निकलती हैं और हवा का प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। गर्मी से बचने के जो उपाय हैं वो खुद ही गर्मी और प्रदूषण को और बढ़ा रहे हैं। और लोगों की सेहत पर क्या असर होता है, खासकर उन लोगों पर जो शायद
एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। गंभीर स्वास्थ्य जोखिम, ये सबसे चिंताजनक बात है। ये हीट आइलैंड इफेक्ट सीधे तौर पर इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। इससे हीट क्रैम्प्स होते हैं, हीट एग्जॉशन होता है और सबसे खतरनाक हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में पानी की कमी मतलब डिहाइड्रेशन आम हो जाता है, लोगों की नींद खराब होती है और नोट्स इस बात पर खास जोर देते हैं कि इसका सबसे बुरा और असमान असर समाज के कमजोर तबकों पर पड़ता है। जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग, जो लोग पहले से बीमार हैं और गरीब परिवार जिनके पास ठंडी जगहों या एसी तक पहुंच नहीं है, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में या ऐसे घरों में रहते हैं जहां हवा ठीक से आती जाती नहीं, वो इस बढ़ी हुई गर्मी के सीधे शिकार होते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, गर्मी और सेहत का कनेक्शन तो समझ आता है। क्या हवा की क्वालिटी पर भी इसका कोई असर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। वायु प्रदूषण का बढ़ना, ऊंचा तापमान और तेज धूप, ये कुछ खास तरह के खतरनाक एयर पोल्यूटेंट्स को बनने में मदद करते हैं, जैसे कि जमीनी स्तर का ओजोन। ओजोन, वो तो ऊपर होती है ना? हाँ, अच्छी वाली ओजोन ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो हमें यूवी किरणों से बचाती है। लेकिन जमीन के पास जो ओजोन बनती है, वो स्मॉग का हिस्सा होती है और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छा। और साथ ही जब मौसम गर्म और स्थिर होता है, तो हवा कम चलती है। इससे क्या होता है कि सारे प्रदूषक तत्व एक ही जगह जमा हो जाते हैं और हवा की क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाती है। तो हीट आइलैंड न सिर्फ हमें सीधे गर्मी से तंग करता है, बल्कि उस हवा को भी ज्यादा जहरीला बना सकता है जिसमें हम सांस लेते हैं। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। गर्मी बढ़ रही है, उससे एसी ज्यादा चल रहे हैं, उससे और गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या इस चक्कर को तोड़ने का कोई रास्ता है? क्या ये जानकारी कुछ उम्मीद भी देती है? कोई समाधान है जिन्हें अपनाया जा सकता है? तस्वीर निराशाजनक तो लगती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नोट्स सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर नहीं छोड़ते, बल्कि कई प्रैक्टिकल समाधानों की तरफ भी इशारा करते हैं। स्थिति को सुधारा जा सकता है, पर इसके लिए ठोस और लगातार कोशिशें करनी होंगी। हाँ, क्या है वो उपाय? कुछ मुख्य उपाय जो इन नोट्स में सुझाए गए हैं वो इस तरह हैं। पहला, ग्रीन रूफ यानी हरी छतें और कूल रूफ यानी ठंडी छतें। ये क्या होता है? ये इमारतों को ठंडा रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ग्रीन रूफ में क्या करते हैं कि छत पर मिट्टी डालकर पौधे लगा देते हैं। ये छत को ठंडा रखते हैं और वाष्पोत्सर्जन से हवा में नमी भी छोड़ते हैं। अच्छा। और कूल रूफ में छत पर ऐसा पेंट या मटेरियल लगाते हैं जो सूरज की ज्यादातर रोशनी को वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है और गर्मी कम सोखता है। इससे बिल्डिंग अंदर से ठंडी रहती है और एसी पर डिपेंडेंसी कम होती है। और पेड़ लगाने की बात तो है ही, जैसा हमने पहले भी कहा। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना और शहरी हरियाली को बढ़ाना, ये सबसे बेसिक और शायद सबसे असरदार तरीका है। सड़कों के किनारे, पार्कों में, बिल्डिंग्स के आसपास, खाली जमीनों पर जहां भी हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, खासकर ऐसे पेड़ जिनके पत्ते घने हों, जो अच्छी छाया दें। हाँ, ये तो करना ही चाहिए। ये न सिर्फ तापमान कम करते हैं, बल्कि हवा साफ करते हैं, शोर कम करते हैं और शहर को सुंदर भी बनाते हैं। और पानी वाले समाधान भी थे कुछ, तालाबों को बचाने जैसे। हाँ, जल निकायों का संरक्षण और पुनर्जीवन और साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। शहरों के अंदर या आसपास जो पुराने तालाब, झीलें, बावड़ियां हैं, उन्हें साफ करना, उनका अतिक्रमण हटाना और उन्हें फिर से जिंदा करना। ये पानी के सोर्स नेचुरल तरीके से तापमान को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, बारिश के पानी को जमा करना, इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी बना रहता है और उस पानी को पेड़ पौधों की सिंचाई वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जमीन में नमी बनी रहती है। और शहर के अंदर हमारे चलने फिरने के तरीकों में बदलाव, मतलब गाड़ी की जगह कुछ और। ये भी बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और पैदल चलने को बढ़ावा देना। शहरों में ऐसी पॉलिसी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों की बजाय बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट हों। हाँ। साथ ही सुरक्षित साइकिल लेन बनाना, पैदल चलने लायक अच्छे फुटपाथ बनाना। इससे सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी तो ट्रैफिक जाम भी कम होगा और गाड़ियों से निकलने वाली गर्मी और धुआं भी कम होगा। सीधा फायदा है। इन सभी टेक्निकल और पॉलिसी वाले उपायों के अलावा एक और बात है जिस पर नोट्स बहुत जोर देते हैं, जो शायद इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, और वो है सामूहिक जागरूकता और सबकी भागीदारी। जानकारी इसे शायद सबसे अहम मानती है। क्यों? क्योंकि जब तक आम लोग, सरकारें, अर्बन प्लानर, आर्किटेक्ट, बिल्डर मतलब समाज के सभी हिस्से इस प्रॉब्लम की गंभीरता को नहीं समझेंगे
और मिलकर इसे ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक परमानेंट बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। सही बात है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर मीडिया के जरिए अवेयरनेस फैलाने और हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझने तक ये एक मिलजुल कर करने वाला काम होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि ये हीट आइलैंड इफेक्ट सिर्फ मौसम या तापमान का ही मामला नहीं है। ये उससे कई ज्यादा गहरा मुद्दा है। ये हमारी शहरी प्लानिंग से, हमारे डेवलपमेंट के तरीके से और हमारी लाइफस्टाइल से सीधा जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि ये जानकारी भी इशारा करती है, ये सिर्फ एक असुविधा नहीं, बल्कि हमारे जीने के तरीके पर एक सवाल है, एक तरह की चेतावनी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये स्थिति हमें आईना दिखाती है कि हमने अपने शहरों को कैसे बनाया है, अक्सर प्रकृति की कीमत पर और बस फौरी ज़रूरतों को देखकर। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि अगर हम चाहें तो चीज़ें बदल सकते हैं, सोच समझकर प्लानिंग करके, प्रकृति पर आधारित समाधान अपनाकर और सबकी भागीदारी से हम अपने शहरों को रहने के लिए बेहतर, ठंडा और ज़्यादा टिकाऊ बना सकते हैं। अब ये सोचने का वक्त है कि भविष्य के शहर कैसे होने चाहिए। क्या वो कंक्रीट के गर्म डिब्बे होंगे या फिर हरे भरे, ठंडे और जिंदगी से भरपूर जगहें? और जाते जाते एक सवाल जो ये जानकारी हमारे मन में छोड़ जाती है, अगर हम कुछ नहीं बदलते हैं तो क्या हमारे शहर सच में कंक्रीट के रेगिस्तान बन जाएंगे? आज की इस पूरी बातचीत के बाद जरा सोचिए, शहरी डिजाइन में या हमारी अपनी रोज की आदतों में वो कौन सा एक बदलाव हो सकता है जिसे अगर हम सब अपना लें तो वो हमारे शहरों को ठंडा रखने की दिशा में सबसे बड़ा और सबसे असरदार कदम साबित हो सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।